आपको पता है कि उपराष्ट्रपति चुनावों के नतीजों में आंकड़ों में एक बड़ा खेल हुआ है और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम जीते हैं। अब ये कौन सी जीत है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि हमारे नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। आप सब ने अभी तक नतीजे देख लिए होंगे, लेकिन ये जो खेल है अब वो आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और आखिरकार कांग्रेस क्यों बोल रही है कि भाई विपक्ष की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है? तो मैं आपको समझाती हूं। देखिए, वीपी चुनाव के आंकड़े क्या थे, कुल वोट कितने पड़े? 788 हमारे पास वोट्स थे, लेकिन उसमें से आपको पता है कि भाई 6 सीटें खाली हैं संसद में, तो 767 हो जाते हैं। अब इसमें से जो मान्य वोट थे वो 752 हुए और अमान्य वोट 15। अभी आपको पता है कि अमान्य वोट क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने, जो भी सांसद है, उन्होंने सही से टिक नहीं किया होगा। अब सोचिए, बैलेट पेपर पर चुनाव हुए और हमारे माननीय गण, ये 15 माननीय गण, उनको एक टिक भी सही से नहीं किया गया बैलेट पेपर पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि एनडीए को कितने वोट मिले? 452, यानी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा। एनडीए के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनको 452 वोट्स मिले। इंडिया गठबंधन को मिले 300, और जबकि इन लोगों की संख्या 315 थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये 15 वोटों का और खेल हो गया। वोटों का अंतर कितना आया? सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, वोटों का अंतर आया 152, 152। अब ये आंकड़े तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन अब कांग्रेस क्यों कह रही है कि भाई हमारी जीत हुई है? उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जयराम रमेश का ये पोस्ट देखिए। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। वो कैसे? जो हमारे कैंडिडेट थे बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने 40% वोट हासिल किए हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2022 से, तो विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे और अब तो 40% मिले हैं। तो ये तो विपक्ष की जीत है। यानी जो विपक्ष नैरेटिव आप लोगों को पेश कर रहा है, विपक्ष की ये जो विचारधारा की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं यहां पर जीतती दिख रही है। और यही जयराम रमेश लिखते हैं, भाजपा की अंक गणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हार है। यानी भाजपा जीत कर भी हार गई है, क्योंकि जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो हमारी जीती है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के जो उम्मीदवार थे, सबको पहले से क्लियर था कि जो एनडीए गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारेगी, उन्हीं की जीत होनी है। लेकिन सबको इंतजार था आंकड़ों का, और वही आंकड़े जब आते हैं, तो जब थोड़ा हम और पीछे जाएंगे तो पता चलता है कि 23 सालों में यह ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इतने कम अंतर से जो एनडीए गठबंधन है या जो सत्ताधारी दल है, उनकी जीत हुई है। और इसलिए विपक्ष इसको अपनी जीत बता रहा है। देखिए, जो कुछ विपक्ष के समर्थन में है, वो ऐसे लिख रहे हैं कि जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022 में हुए थे, तो बीजेपी को 528 वोट मिले थे और कांग्रेस के खाते में 182 थे। और आज अगर हम देखते हैं तो बीजेपी के पास 452 और कांग्रेस के पास 300 आए हैं। यानी बीजेपी के वोट तो 14.2%, 27% गिर गए हैं और कांग्रेस के बढ़ गए हैं 14.27%। यानी इधर सीधे तौर पर कांग्रेस की जीत हुई है। ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बी सुदर्शन रेड्डी है, हमारे आइडियोलॉजी की जीत हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, पिछले 23 सालों में दूसरी कम अंतर की जीत है। वो कैसे है? 2002 से शुरू करते हैं। भैरव सिंह शेखावत जीत जाते हैं, किनके खिलाफ? सुशील शिंदे के खिलाफ, और ये अंतर आप देखेंगे 149। 2000 अगर आप आगे की और बात करते हैं तो देखिए, हामिद अंसारी, नजमा हेपतुल्ला, अगर आप ये जितने भी आंकड़े देखते हैं, इसमें 149 से लेकर 152, ये सबसे कम अंतर की जीत है। और अगर हम पिछली बार से मिलाते हैं तो 346। यानी कि यहां पर साफ पता चल रहा है 23 सालों में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कम अंतर से इधर जीत देखी गई है। अब ये अमान्य वोट कैसे? देखिए, 15 वोट निरस्त हो जाते हैं और सरप्राइजिंगली इसमें से 10 वोट एनडीए के होते हैं। यानी एनडीए के 10 सांसद ऐसे हैं कि वो ठीक से टिक नहीं कर पाए, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, या उन लोगों को ठीक से वोटिंग करनी ही नहीं थी। अब देखिए,
10 तो वोट एनडीए के हो गए और 5 वोट इंडिया ब्लॉक के हो गए। यानी इंडिया ब्लॉक में भी 5 ऐसे हैं जो कि ठीक से वोट नहीं कर पाए, इसलिए उनके वोटों को माना नहीं गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या किसी भी तरीके से ये जो आंकड़े हैं वो पलट सकते थे? क्या अभी जो आंकड़ा आया है उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल हो सकता था? उसका भी मैं जवाब दे देती हूं। देखिए, कुल वोट जैसे कि मैंने आपको बताया 788, क्योंकि संसद में 7 सीटें खाली हैं तो मौजूदा एमपी इस वक्त कितने हैं? 781। अब 781 में से क्या हुआ, 14 एमपीज ने वोट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। और उसमें से कौन कौन सी पार्टी थी? बीआरएस, बीजेडी, एसएडी और अन्य। इन लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, और ये जो मैंने संख्या लिख रखी है ये इन लोगों के एमपीज हैं, 4, 7, 1 और अन्य के खाते में 2। तो इन लोगों ने तो सबसे पहले ही मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं देते वोट। ठीक है, अब कुल वोट कितने पड़े? 767, ये सांसद बचे। जीत का अंतर कितना आया? 152। और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए, आप अगर एक बार के लिए वो जो 14 एब्सेंट रहे जिन्होंने वोट करने से मना कर दिया उसको मिला लीजिए, और तो और इधर बीजेपी दावा कर रही है कि भाई क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी कि ये जो 14 विपक्षी हैं उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया है। तो एक बार के लिए आप देख लीजिए कि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में ये बातें फैल रही है कि उन लोगों का पता लगाओ जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक बड़ा नाम है जिन्होंने कहीं ना कहीं जाके एनडीए के प्रत्याशी को वोट दिया। तो चलिए ठीक है, अगर ये जो 14 ने पहले ही मना कर दिया था उनको हम जोड़ लेते हैं, ये जो 14 इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई उनको भी जोड़ लीजिए, और चलिए 15 जो अमान्य हुए उनको भी आप एक बार के लिए जोड़ लीजिए, तभी भी 43 होते हैं। अगर ये सब इंडिया गठबंधन के पास भी वोट चले जाते ना तब भी इंडिया गठबंधन जीत नहीं पाता, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कितना है? 384, और एनडीए के पास ऑलरेडी, अगर वाईएसआर कांग्रेस समर्थन नहीं भी करती तो एनडीए के पास ऑलरेडी 427 वोट्स थे। यानी ये तो पक्का था, किसी भी तरीके से एनडीए को हराया नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारी वैचारिक जीत हुई है, अब वो यही नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था जब नाम आए थे कि कांग्रेस कैसे प्रेजेंट कर रही है कि भाई एनडीए तो आरएसएस का बंदा लाई है, और हम देखिए हम पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हमारा जो मकसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पूरा नैरेटिव जो राहुल गांधी भी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब इसी पे ये लोग आगे के दोनों चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है तमिलनाडु में भी चुनाव है, और ये जो 2 प्रत्याशी सामने आए थे कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए, साउथ पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए इनको लाया गया था। अब बिहार चुनाव में भी एक तरीके से एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के पास है। खैर यही था, और अब कांग्रेस तो इसको अपना जीत मान रही है, लेकिन यह बात सच है कि एनडीए को इस वक्त हराया नहीं जा सकता था। खैर इस पे आगे क्या होगा, अभी बहुत सी चीजें होनी बाकी है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।